संसद के जारी सत्र के बीच इस बार ओसीसीआरपी को लेकर हंगामा हो रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ओसीसीआरपी है क्या, किसकी देखरेख में ये चलता है, किन कारणों से ओसीसीआरपी आज चर्चा में है। ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिस पर कांग्रेस इकोसिस्टम और उनके चहेते पत्रकारों द्वारा भारी समर्थन का आरोप लगाया जाता है। ये हमने देखा है कि कांग्रेस नेताओं जैसे राहुल गांधी, जयराम रमेश और प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी दरबारी मीडिया जैसे राजदीप सरदेसाई और अरफा खानम शेरवानी ओसीसीआरपी के एजेंडे वाली रिपोर्ट्स का इस्तेमाल सनसनीखेज खबरें परोसने और अपना नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं। ओसीसीआरपी को 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो ये दावा करती है कि ये दुनिया के 6 महाद्वीपों में पत्रकारों का एक नेटवर्क है जो अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग करने में एक्सपर्ट है। वो ये भी दावा करती है कि ये स्वतंत्र तरीके से काम करती है, लेकिन अब फ्रांसीसी अखबार मीडियापार्ट ने खुलासा किया है कि वो अमेरिका के विदेश विभाग और एजेंसी यूएसएड से पैसे लेती है। मीडियापार्ट ने 2 दिसंबर 2024 को इस संबंध में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, द हिडन लिंक्स बिटवीन जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड यूएस गवर्नमेंट शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में मीडियापार्ट ने बताया है कि कैसे ओसीसीआरपी पर अमेरिका की सरकार का बड़ा प्रभाव है। इतना ही नहीं, ओसीसीआरपी को अमेरिकी सरकार से भारी भरकम फंड भी मिलता है, जो कम से कम $47 मिलियन है। अमेरिकी सरकार ओसीसीआरपी को अपने सालाना बजट का लगभग आधा हिस्सा देती है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस का संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी ओसीसीआरपी के दानदाताओं में से एक है। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने ही एजेंडे चलाए हैं। ओसीसीआरपी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब ये भारतीय कॉर्पोरेट्स, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ लिखने वाले लोगों से जुड़ा हो। ये कहीं से भी कोई संयोग नहीं लगता कि हर बार विपक्षी नेता इन रिपोर्टों का उपयोग संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए करते हैं, देश को अस्थिर करने के लिए करते हैं। ये हम जानते हैं कि 2004 से 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था किस बुरी हाल में थी और हम दुनिया के सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने सहयोगियों को खुश रखने के लिए पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में देश को फंसा दिया था। यूपीए का शासन कोयला गेट, 2G स्पेक्ट्रम घोटालों जैसे कई घोटालों से भरा पड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया ये मानने लगी है कि पिछले 1 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ी है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बन गए हैं, जिसने यूके जैसे अधिक विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। जो लोग भारत को समृद्ध नहीं देखना चाहते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस तरह से चीजों को बदलने से खुश नहीं है। इसलिए वे मोदी सरकार को विफल करने के लिए कुछ सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस निश्चित रूप से ही सबसे ऊपर रहती है। इसलिए ओसीसीआरपी की रिपोर्ट कांग्रेस नेताओं के लिए संसद में हंगामा करने और पॉलिसी पैरालिसिस शासन को वापस लाने के लिए ऐसे मौकों की ताक में रहती है। ये कैसे होता है, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। इन सब के पीछे एक बड़ी कहानी है जो एक बड़े साजिश की तरफ इशारा करती है, जिसकी एक एक कड़ी को हम आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें किस समय प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना है, ये भी इनके प्लान का एक बड़ा पार्ट होता है। ये हमने पहले भी देखा है कि कैसे जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है या शुरुआत होती है सत्र की, तो कांग्रेस विदेशी ताकतों का सहारा लेकर देश को अस्थिर करने की कोशिश करती है। संसद के सत्र के दौरान ही विदेशों में कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिससे देश की छवि खराब होती है, और ऐसे में कांग्रेस को मिलता है वो मौका जिसके जरिए देश की नरेंद्र मोदी सरकार को वो घेर सके। गुरुवार 5 दिसंबर को संसद में ओसीसीआरपी का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक करके इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने सदन को फ्रांसीसी अखबार में छपी इसी रिपोर्ट के आधार पर सदन को यह बताया कि इस प्रोजेक्ट को विदेशी सरकारों की फंडिंग है और इसमें जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन है। इस रिपोर्ट का फोकस भारत पर भी है। अब आप समझिए कि कैसे ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का उपयोग करके कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने एजेंडे को सनसनीखेज बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहला उदाहरण है पेगासस। पेगासस मामले में ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ने 2021 में एक बड़ा विवाद खड़ा किया था। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि इजराइल की एनएसओ समूह की एक सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न देशों में राज्य एजेंसियों द्वारा कुछ लोगों को निशाना बनाने और उनकी जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। इस रिपोर्ट की जांच में 17 से अधिक मीडिया संगठन शामिल थे, जिसमें उन लोगों के नाम भी शामिल थे जिन्हें निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि अगस्त 2022 यानी ठीक 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने 29 फोन में स्पाईवेयर के कोई सबूत नहीं पाए जो जांच के लिए मिले थे। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। यह रिपोर्ट ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के ठीक उलट निकली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी के लिए किया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार द्वारा समर्थित जासूसी के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस इकोसिस्टम ने ओसीसीआरपी की झूठी कहानी को बढ़ावा देने के लिए ट्वीट्स और समाचार रिपोर्टों का इस्तेमाल किया
और इसमें सबसे दिलचस्प था अरफा खानम शेरवानी और राजदीप सरदेसाई की पत्नी और टीएमसी की सांसद सागरिका घोष जैसे हमारे दरबारी मीडिया पत्रकारों ने आगे माहौल बनाने में मदद की। उस समय कई राजनेताओं और पत्रकारों ने चिल्ला चिल्ला कर यह कहा था कि उनकी जासूसी की जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने फोन जांच के लिए जमा करने की जहमत तक नहीं उठाई। ये साफ है कि ये सब कुछ संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए किया गया था ताकि जरूरी मुद्दों पर संसद में चर्चा न हो सके। अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी पार्टियों के पसंदीदा टॉपिक पर आते हैं जो हर बार अडानी को निशाना बना रहे हैं। अडानी समूह पर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ने विवाद खड़ा किया था। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई आरोप लगाए गए थे जिन्हें बाद में साबित नहीं किया जा सका, लेकिन ये रिपोर्ट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा अडानी समूह को बदनाम करने के लिए उपयोग की गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जारी होने के बाद ओसीसीआरपी ने ऐसे संगठनों को समर्थन देने के लिए असमर्थित रिपोर्ट प्रकाशित की जो उद्यमों को बदनाम करने और शेयरों की शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से लाभ कमाने के लिए जाने जाते हैं। इन रिपोर्टों का इस्तेमाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोगों द्वारा संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए किया गया था। इसके अलावा ओसीसीआरपी की पनामा पेपर्स और पांडोरा पेपर्स की जांच से निकलने वाले खुलासे भी बड़े उदाहरण हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भी संसद का नया सत्र शुरू होने वाला होता है तो अडानी पर एक नई रिपोर्ट जारी की जाती है जो भारतीय कॉर्पोरेट्स पर अनियमितताओं का आरोप लगाती है। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह होती है कि इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। अब हम इसके बाद आते हैं भारतीय वैक्सीन को लेकर इनके एक और मिसलीडिंग नैरेटिव पर। जब कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, तब भी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का उपयोग भारतीय वैक्सीन के खिलाफ किया गया था। ये 1 जुलाई 2021 को था जब ओसीसीआरपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया था कि ब्राजील ने $324 मिलियन के महत्वपूर्ण अनुबंध को रद्द करने का फैसला किया है। इस सौदे में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद कांग्रेस इकोसिस्टम ने इसे उठाया और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसी बारे में ट्वीट किया। और ठीक उसी तरह कांग्रेस इकोसिस्टम ने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय वैक्सीन को निशाना बनाया, जिसमें राजदीप सरदेसाई जैसे कांग्रेस के मित्र पत्रकारों ने भी अपने एजेंडा पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। एक और दिलचस्प बात यह है कि ओसीसीआरपी द्वारा उठाए गए मुद्दों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशी दौरों के दौरान और प्रचारित किया जाता है। यह सामने आ चुका है कि ओसीसीआरपी अपने ट्वीट्स में राहुल गांधी को कैसे बढ़ावा देती है और उन्हें टैग करती है, और ओसीसीआरपी के साथ राहुल गांधी के दूसरे भी संबंध है। इसके अलावा ओसीसीआरपी के साथ आनंद मंगले के संबंध भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली विरोधी रणनीति समूह यानी डीपीएसजी का हिस्सा है। बताते हैं आपको आनंद मंगले कौन है। ये ओसीसीआरपी से जुड़े हुए हैं। आनंद मंगले पर आरोप है कि उन्होंने शर्जील इमाम को दिल्ली दंगों में शामिल होने के लिए फंडिंग करवाने का काम किया था। आनंद मंगले ओसीसीआरपी में साउथ एशिया के एडिटर के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। ओएसएफ में ग्लोबल वीपी सलिल शेट्टी ओसीसीआरपी के लिए फंडिंग के तौर पे काम करते हैं, जिन्हें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साथ में देखा गया है। ये सब जानने के बाद हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये मात्र एक संयोग है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब कुछ नरेंद्र मोदी को दिए गए भारी जनादेश का बदला लेने के लिए किया जा रहा है, या फिर ये इसलिए कि भारत को सुपर पावर बनता देख न सिर्फ विदेशी शक्तियां बल्कि खुद राहुल गांधी भी बचा नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद।